बाड़मेर का एक छोटा सा गांव जिसकी मिट्टी बारिश की कमी से सूखी और पपड़ीदार हो चुकी थी। गांव में शाम के वक्त अक्सर चाय की टपरी पर लोगों की महफिल जम जाया करती। रमेश काका, एक चाय मिलेगी? लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अरे बेटा, कैसी बात करता है? आज तेरा वक्त खराब चल रहा है तो मैं तुझे चाय भी नहीं पिलाऊंगा क्या? हैं? चिंता मत कर, बहुत जल्द तेरे साथ सब अच्छा हो जाएगा। सब बर्बाद है काका। कल साहूकार को कर्ज चुकाने का दिन है, कैसे चुकाऊंगा? बारिश आई नहीं और पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। क्या बताऊं बेटा, मेरे पास भी कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, और ये गांव वाले तो है ही मतलबी। तुमने कितनी बार सूखा पड़ने पर इनकी मदद की है, और आज तुझे इनकी जरूरत है तो कोई भी तेरी मदद करने को तैयार नहीं है। तभी गोपाल टपरी पर बैठे सभी लोगों से मदद मांगता है कि कुछ पैसे उधार दे दो, लेकिन सबके सब कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहां से एक एक करके उठकर चले जाते हैं। वहीं पर गांव का घमंडी मुखिया भी बैठा होता है। मुखिया जी, आप ही कुछ मदद कर दीजिए। देख भाई गोपी, हमारी भी अपनी मुश्किलें हैं। जब देखो मांगने लग जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब तुम लोगों की पैसे चुकाने की हैसियत ही नहीं होती तो पैसे लेते ही क्यों हो? मुखिया जी, आज मेरा वक्त खराब चल रहा है, इसलिए मदद मांग रहा हूँ। मैंने तो बुरे वक्त में गांव वालों की कितनी मदद करी थी। अरे तू तो पागल है जो इन गांव वालों की मदद करता था। लेकिन मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, बिना फायदे के किसी की मदद नहीं करता। चल हट अब। यह सुनकर गोपाल की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि गांव में कोई उसकी मदद नहीं करेगा। थक हार कर घर की ओर चल देता है। अरे बेटा, तेरी चाय तो पी ले। नहीं काका, अब मन नहीं है। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन गोपाल की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था, और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अजी, आज तो साहूकार आने वाला है ना, अपने कर्ज के पैसे वसूलने। हाँ, आने वाला तो है, लेकिन उसे देने के लिए एक पैसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, साहूकार जानता है फसल कटते ही मैं उनका सारा कर्जा चुका दूंगा। बाकी जो होगा देखा जाएगा। गोपाल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर धूल उड़ाती हुई साहूकार की बैलगाड़ी आती दिखी, जो तेजी से उनके घर की ओर आ रही थी। कुछ देर में उनके घर के अंदर साहूकार का आदमी आकर बोलता है। अरे गोपी, तुझे साहूकार जी ने हवेली बुलाया है। अरे भंवर भाई, आप क्यों आ गए? आज तो मैं खुद ही हवेली आने वाला था ठाकुर साहब से मिलने। ठीक है सुमन, मैं होकर आता हूँ। हाँ ठीक है जी, अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। जल्दी कर, मुझे और भी काम है। तुम्हारी तरह खाली बैठने का वक्त नहीं है मेरे पास। हाँ चलो चलो, लेट हुई तो साहूकार जी गुस्सा करेंगे। अब भंवर सिंह गोपाल को अपने साथ लेकर हवेली की तरफ चल देता है। कुछ देर में दोनों साहूकार की हवेली पहुंच जाते हैं। अरे आओ गोपाल आओ, क्या हुआ मेरे पैसों का? हैं? अब तो पूरे 6 महीने हो गए। माफ करना साहूकार जी, अभी तो पैसे नहीं है मेरे पास। पूरी फसल बारिश न होने से बर्बाद हो गई और नई फसल अभी लगाई नहीं। मुझे तुम्हारी फसल से क्या मतलब है? मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, अभी और इसी वक्त। नहीं नहीं मालिक, रहम कीजिए, बस एक अंतिम मौका और दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, इस बार पक्का चुका दूंगा मालिक। हाँ ठीक है, तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगली पूर्णिमा तक मेरे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी 10 एकड़ जमीन मेरी हो जाएगी, समझा? फिर मैं एक नहीं सुनूंगा। ठीक है साहूकार जी। गोपाल टूटा हुआ मन लेकर हवेली से चला आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगले पूर्णिमा तक इतना पैसा कहां से लाए। दिन बीतते गए, गोपाल के लिए समय की गति तेज हो गई। सुबह होती और देखते ही देखते शाम हो जाती। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था तो गोपाल का बेटा बोलता है। पिताजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या हमारा खेत बच पाएगा? बच जाएगा बेटा, मैं हर संभव से संभव कोशिश करूंगा और गांव वालों से मदद मांग कर देखूंगा। मुझे विश्वास है कोई ना कोई तो पक्का मदद करेगा। लेकिन पिताजी, आपने गांव वालों की कितनी बार मदद की, फिर भी गांव में कोई आपके साथ नहीं खड़ा। अरे बेटा साहूकार,
गांव में लगभग सभी लोगों के पैसे मांगते हैं। शायद यही कारण होगा, सब लोग डरते हैं उनसे। आपने तो कितना साथ दिया था सबका। यही हकीकत है बेटा दुनिया की। जो सबका भला करता है उसकी कोई नहीं सोचता, लेकिन एक दिन आता है जब सब ठीक हो जाता है। तू फिक्र मत कर। लेकिन गोपाल के मन में आशा की कोई किरण नहीं थी। दिन रात की सीमाएं धुंधली होती जा रही थी। वह सुबह जल्दी उठता, पूरे दिन मेहनत करता और रात को बैठकर नई योजनाएं बनाता, पर हर नई सुबह उसे निराशा के साथ जगाती। देखते ही देखते अंतिम दिन पूर्णिमा का दिन आ ही गया। सुबह से ही गोपाल बेचैन था। अब आखिरी उम्मीद लेकर उन लोगों से मदद मांगने जाता है जिनकी मदद कभी गोपाल ने करी थी। राम राम किशोर भाई। अरे रे राम राम भाई गोपी, राम राम। आज इधर कैसे आना हुआ भाई? है भाई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। आज मुझे साहूकार को कर्ज के पैसे चुकाने हैं। अगर मैंने उसे आज पैसे नहीं दिए तो वो मेरा पूरा खेत हड़प लेगा। मैंने गांव में भी सबसे मदद मांग ली, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। अब बस तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है यार। तू ही कुछ मदद कर दे भाई, मेरा खेत बच जाएगा। अरे यार गोपी, पैसे की ही तो दिक्कत है। मैं खुद एक एक पैसे को तरस रहा हूं, तुझे कहां से दूं? और अभी फसल भी नहीं बिकी, नहीं तो मैं पक्का तेरी मदद करता भाई। देख लो भाई, थोड़े बहुत भी हो जाए तो एक बार के लिए तो साहूकार मान जाएगा। अरे नहीं है यार, होते तो मैं तुझे झूठ थोड़ी बोलता। ठीक है भाई। अजी आपने उसे झूठ क्यों बोला? अंदर रखे तो है पैसे, और कल ही तो आप शहर जाकर पूरी फसल बेच कर आए हो। हाँ तो दुनिया की भलाई करने के लिए है क्या वो पैसे? हैं? उसने भी तो मुश्किल वक्त में आपकी मदद करी थी, वरना आज अपना खेत भी साहूकार का हो गया होता। मदद करने की बीमारी उसे है, मुझे नहीं। और तू फालतू में मेरा दिमाग खराब मत कर, अंदर जाके अपना काम कर ले, चल। अजी आ गए आप? पैसों का कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं हो पाया सुमन। सब लोगों ने बेशर्मों की तरह कुछ न कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। सब भूल गए कि मैंने उनकी कितनी मदद की थी, और आज मेरे ऊपर मुसीबत आई तो सबने अपनी औकात दिखा दी। सब के सब मतलबी है सुमन। शायद मैंने ही लोगों की मदद करके गलती की है, इसीलिए शायद आज मेरे साथ ये हो रहा है। नहीं जी, आप दिल छोटा मत करिए, जो होगा देखा जाएगा। गोपी ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। शाम को जब सूरज ढलने लगा, उसी के साथ भंवर सिंह घर पहुंच जाता है। चल गोपी, तेरा वक्त खत्म हुआ। साहूकार जी ने तुझे हवेली बुलाया है। अब गोपी भंवर सिंह के साथ हवेली जाने लगता है। उसे लग रहा था जैसे हर कदम उसे अपनी जमीन से दूर ले जा रहा हो, और उधर साहूकार अपनी हवेली में गोपी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद गोपी सिर झुकाए हुए ठाकुर के सामने पहुंचा। साहूकार गोपी की ऐसी हालत देखकर खुश होते हुए बोला, आओ भाई रामू आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। अब तो लाए हो ना मेरे पैसे, या अभी भी खाली हाथ ही आ गए हैं? माफ करना मालिक, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों गांव में भी कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। अबे साहूकार जी ने तुझे यहाँ पर ये सुनने के लिए नहीं बुलाया है। अरे भैरव, ठंड रख भाई ठंड। ये बेचारा वैसे ही परेशान है, ऊपर से तू और परेशान कर रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं गोपी, शर्त के मुताबिक अब से तेरी वो 10 एकड़ जमीन मेरी हुई। और हाँ, कल से तुम उस पर मजदूरी कर में आ जाना, वरना तेरा परिवार भूखा मरेगा। नहीं साहूकार जी, मैं मजदूर नहीं बनूंगा। मैंने सोच लिया है, मैं शहर जाकर पैसे कमाऊंगा और एक दिन मैं आपके पूरे पैसे देकर अपनी जमीन वापस लूंगा। और ये जमीन उतने ही दिन आपके पास है जब तक मैं पैसे लेकर नहीं आ जाता। सोच भी मत लेना ये आपकी हो गई। अबे तू साहूकार जी को धमकी दे रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। अरे रे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अब गोपी हवेली से निकलकर सीधा अपने घर आया। उसने पहले पत्नी फिर अपने लड़के को समझाया। उसके बाद अपना गांव छोड़कर शहर की ओर चल देता है। एक दिन का लंबा सफर करने के बाद गोपी शहर पहुंच जाता है और शहर में कई लोगों से काम के लिए बात करता है, लेकिन उसे हर जगह से बस निराशा ही मिल रही थी। सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? अरे भाई, कहाँ से आए हो? मैंने पहले तो तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं है। हाँ सेठ जी, मैं पास ही के गांव से आया हूँ।
मुझे एक काम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए काम की तलाश में शहर आ गया। ठीक है, काम पे तो मैं तुझे रख लूंगा, लेकिन पहले ये बता मजदूरी के कितने पैसे लेगा? तभी गोपी अपने मन में सोचता है, अगर इसे ज़्यादा रुपए बता दूंगा तो ये मुझे काम पर नहीं रखेगा। आमतौर पर मजदूरी के 200 रुपए देते हैं, मैं इसे 150 ही बता देता हूँ। इतने कम रुपए सुनकर तो ये खुशी खुशी मान जाएगा और मुझे काम पर रख लेगा। अरे भाई, किस सोच में डूब गया? बता कितने पैसे लेगा मजदूरी के? हाँ सेठ जी, आप मुझे 150 रुपए मजदूरी दे देना। क्या 150 रुपए? नहीं भाई नहीं, मैं 100 से ऊपर एक पैसा भी नहीं दूंगा। अगर तुझे मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और जाकर काम ढूंढ ले। मालिक, 100 रुपए तो बहुत कम हो जाएंगे, मैंने पहले ही आपको कम बताया है। अरे मैंने बोला ना, मैं 100 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं दे सकता। क्यों दिमाग खराब कर रहा है? जा कहीं और जाके काम देख ले। अब कहीं और काम मिल नहीं रहा था तो गोपी को मजबूरी में 100 रुपए में ही हाँ करनी पड़ती है। अब गोपी सेठ की दुकान में पहले से काम कर रहे लोगों से दुगना काम करता है ताकि वो जल्द से जल्द अपना खेत वापस लेने के लिए पैसे जुटा सके। कुछ वक्त तो सब कुछ बढ़िया चलता है। मुझे यहाँ काम करते कितना वक्त हो गया, अब तक तो सेठ जी के पास मेरे इतने पैसे बन रहे होंगे कि मैं साहूकार से अपना खेत वापस ले सकूं। मैं कल ही सेठ जी से मजदूरी के सारे पैसे लेकर गांव निकलता हूं। सेठ जी, वो मैं ये कह रहा था कि आप मेरा हिसाब किताब कर देते, मुझे कल गांव निकलना है। अरे गोपी, अभी तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, मैं कल वापस आके करता हूँ तेरा हिसाब किताब, फिर चले जाना गाँव। ठीक है सेठ जी। इतना कहकर सेठ चला जाता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी में तिजोरी को ताला लगाना भूल जाता है। लेकिन सेठ के पास पहले से काम कर रहे 2 लोगों में से एक की उस पर नजर पड़ती है तो खुली तिजोरी देखकर उसे लालच आ जाता है। अरे भेरू, आज सेठ की तिजोरी में बहुत पैसे रखे हैं, तिजोरी भी खुली है और सेठ भी यहाँ नहीं है। क्या कहता है, कर दे क्या हाथ साफ? अरे रे, नहीं, पागल हो गया है क्या? अगर मालिक को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे पागल, उसमें इतने सारे पैसे रखे हैं, अगर उसमें से थोड़े निकाल भी लेंगे तो सेठ को क्या ही पता चलेगा? वो कौन सा तिजोरी के पैसे रोज रोज गिनता होगा? हाँ, बात तो तेरी सही है। वैसे पैसे की जरूरत तो मुझे भी है यार, लेकिन फिर भी पता चल गया तो? नहीं, रहने दे भाई। तुमको पता है ना सेठ कितना हरामी है, अगर उसे पता चल गया तो हमें सीधा पुलिस के हवाले ही करेगा। तू फालतू में इतना डर रहा है? अगर सेठ को पता भी चला तो उसका भी इलाज है मेरे पास। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अगर सेठ को पता चलता है कि उसकी तिजोरी से पैसे चोरी हुए हैं तो हम दोनों उस गोपी पर इल्जाम डाल देंगे। वैसे भी वो यहाँ अकेला है, उसकी सुनेगा ही कौन? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या गजब दिमाग लगाया है तूने। चल फिर देर किस बात की। उसके बाद दोनों जाकर सेठ की तिजोरी से पैसे चुरा लेते हैं। अगले दिन जब सेठ अपनी तिजोरी देखता है तो उसमें पैसे कम होते हैं। अरे तिजोरी में पैसे कम कैसे हो गए? कहीं मेरे पीछे से नौकरों ने तो घपला नहीं कर दिया है? अरे इधर आओ रे तीनों। हाँ सेठ जी, क्या हुआ? उल्टा मुझसे ही पूछ रहे हो क्या हुआ है? मेरी तिजोरी से पैसे गायब है, किसने निकाले तुम तीनों में से? क्या तिजोरी से पैसे चोरी हो गए? हाँ, ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ किसने चुराए हैं मेरे पैसे? सेठ जी, मुझे तो लगता है हो ना हो पैसे इस गोपी ने चुराए होंगे। हाँ सेठ जी, मैंने भी इसे तिजोरी के इर्द गिर्द मंडराते देखा है। मुझे लगा तिजोरी की सफाई कर रहा होगा, लेकिन इसने तो तिजोरी ही साफ कर दी। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? नहीं सेठ जी, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, सच सच बता दो तुम तीनों में से पैसे किसने चुराए हैं, या तीनों को पुलिस के हवाले करूं? है? हमें क्यों पुलिस के हवाले करोगे? जिसने चुराए हैं उसे करो। और सेठ जी, आप ही सोचो, हम आपके पास गोपी के आने के पहले से काम कर रहे हैं, कभी चोरी नहीं हुई। चोरी हुई है तो वो इस गोपी के आने के बाद। और आप ही बताइए, भला कौन इंसान आधी तनख्वाह में काम करता है? आपको तो पहले ही समझ जाना चाहिए था, दाल में कुछ काला है। हाँ सेठ जी, यही चोर है। इसने आपको कम मजदूरी का लालच दिया और आपकी तिजोरी तक पहुंच गया। ये सुनकर सेठ को पूरा यकीन हो जाता है कि पैसे गोपी ने ही चुराए हैं। हालांकि गोपी ने कई बार बोला, सेठ जी मेरा यकीन करो, ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन सेठ उसकी एक नहीं सुनता।
अब गोपी को तनख्वाह देना तो दूर, उल्टा उसे पुलिस के हवाले कर देता है। फिर जग्गा साइड में जाकर अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी को फोन लगाता है। जग्गा, हो गया क्या काम? होगा कैसे नहीं साहूकार जी, नाम जग्गा है मेरा, जग्गा। जैसा आपने बोला था सब बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैंने चोरी करी और इल्जाम उस गोपी पर डालकर उसे जेल भिजवा दिया। अब आप बेफिक्र रहिए। क्या बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन किसी को शक तो नहीं हुआ ना ये सब मैंने करवाया है? नहीं साहूकार जी, मेरे साथ चोरी करने वाले तक को नहीं पता कि उसने चोरी क्यों करी है। बस अब आप फटाफट मेरे काम के पैसे भिजवा दीजिए। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है साहूकार जी। ले भंवर ले, हो गया उस गोपी का तो काम तमाम। उस समय तो वो बहुत उछल रहा था मेरे सामने और क्या बोल रहा था, मैं वापस आऊंगा, कर्ज चुकाकर अपना खेत वापस ले लूंगा। हाँ लाला जी, ऐसा ही बोल रहा था। लेकिन हुआ क्या? कहीं आपने उसे निपटवा तो नहीं दिया? अबे मरे हुए को मैं क्या मरवाऊंगा? मैंने तो उसे उसकी औकात दिखाई है, वो भी जेल में डलवाकर। मेरे से पंगा लेने चला था। मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, माफ करना। आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ भंवर, तुम आज मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। मैं आज बहुत खुश हूँ, इतना तो मैं आज तक नहीं हुआ। कहो क्या पूछना चाहते हो? मालिक, एक बात समझ में नहीं आती, आप पागलों की तरह उसके खेत के पीछे क्यों पड़े हो? ऐसा भी क्या खास है उस खेत में? चल आज तुझे बता ही देता हूँ। उस खेत में शहर का सेठ फैक्ट्री लगाना चाहता है, जो गोपी को मुंह मांगे पैसे देने को तैयार था। लेकिन गोपी ठहरा ससरा भद्र इंसान, तो उसने उस सेठ को मना कर दिया। फिर क्या, सेठ आ गया मुझे ढूंढते हुए, तो उसकी जमीन का एडवांस मैंने ले लिए। समझ गया मालिक, समझ गया। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब तू मेरा एक काम कर। हाँ मालिक। मैं चाहता हूँ तू पूरे गांव में डिंडोरा पीटवा दे, गोपी चोर निकला, शहर में सेठ की तिजोरी लूटकर अब जेल में है। जब ये खबर उसके घर वालों को पता लगेगी, तब मैं उनको तड़फते हुए देखना चाहता हूँ। जी मालिक, काम हो जाएगा। उसके बाद पूरे गांव में खबर फैल जाती है, गोपी ने शहर में एक सेठ की तिजोरी से पैसे चुरा लिए और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। यह बात बस गोपी की पत्नी और बेटे को नहीं पता थी। बेटा, मैं बिमला काकी और कजरी काकी के घर जाकर आती हूँ। घर का ध्यान रखना, कल ही घर में कुत्ता घुस गया था। ठीक है माँ। सुमन घर से निकलती है तो गांव की औरतें उसे देख देख कर हंसने लग जाती हैं और आपस में फुसफुसाने लगती हैं। अरे ओ बिमला काकी, अंदर हो क्या? आ गई कल मुही चोर की पत्नी। बहू तू चुप होकर बैठी रह, उसे तो मैं भगा कर आती हूँ। अरे आ गई क्या तू? हाँ काकी, क्या हुआ? मुझे अंदर बुलाने की जगह आप बाहर क्यों आ गई? अरे हमें अपने घर का सामान चोरी करवाने का शौक नहीं है, और हाँ अब हमारे घर मत आया कर। क्या बात हो गई काकी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? लेकिन बिमला बिना जवाब दिए अंदर चली जाती है। अब सुमन को भी कुछ समझ नहीं आता कि आज उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और वापस घर जाने लगती है तो रास्ते में कजरी काकी मिल जाती है। अरे काकी, कहाँ से घूम कर आ रही हो? अरे कहाँ जाऊंगी, मैं तो मंदिर से आ रही हूँ। काकी मुझे एक बात बताओ, आज गांव की औरतें कुछ अलग अलग सी नहीं लग रही? जब भी उनकी तरफ देखूं, तब वे मुझे देखकर हंसने लग जाती हैं। और तो और बिमला काकी ने तो मुझे अपने घर के बाहर से ही भगा दिया। पता नहीं मेरे साथ आज ऐसा क्यों हो रहा है। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। भला एक चोर की पत्नी को कौन अपने घर में घुसने देगा? आप ऐसा क्यों बोल रही है काकी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ ना क्या बात है। तब कजरी काकी उसे सारी बात बताती है कि पुलिस ने गोपी को चोरी के इल्जाम में पकड़ा है। इतना सुनकर सुमन सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां उसका पति जेल की सलाखों के पीछे खड़ा दिखाई देता है। सूरज के बापू, ये क्या कर दिया आपने? क्यों किया आपने ऐसा? नहीं सुमन नहीं, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाया गया है। अरे ये औरत कौन है और वहाँ कैसे गई? बाहर निकालो से। सॉरी सर, पता ही नहीं चला वो वहाँ कब गई। ए चल बाहर चल,
इधर आने के लिए साहब की परमिशन लेनी पड़ती है। चल उधर। नहीं नहीं, मेरे पति बेकसूर है, इन्हें छोड़ दो। मेरे पति कभी चोरी नहीं कर सकते। अरे तू बाहर जाकर बैठ, नहीं तो तुझे भी जेल में बंद कर देंगे। सुमन की कोई नहीं सुनता, उसे पुलिस स्टेशन से बाहर बैठा देते हैं तो बेचारी बाहर बैठी रोती हुई अपनी किस्मत को कोस रही थी। अरे यहाँ बैठ के रोने से तेरा पति बाहर नहीं आने वाला। अगर अपने पति को छुड़वाना चाहती है तो जाकर साहब को खुश कर दे। उनको नोटों की खुशबू बहुत पसंद है। अब जल्दी कर, 2 घंटे बाद उसे कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद तो 5-10 साल के लिए पति को भूल जाना, समझी? जल्दी पैसे ले आएगी तो छूट जाएगा तेरा पति। सुमन कोर्ट का नाम सुनकर घबरा जाती है। पैसा, पति, पैसा, पति, सोच सोच कर पागल होए जा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद लाला की हवेली पहुंच जाती है। अरे भैरव, ये गोपी की लुगाई यहाँ क्यों आई है? पता है ना मैं औरतों से बात नहीं करता। नहीं नहीं लाला जी, भगवान के लिए आज ऐसा मत कहिए। अरे भैरव, सुन क्या रहा है? धक्के मार के निकाल इसे बाहर। नहीं नहीं साहूकार जी, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। चाहो तो आप हमारे घर के कागज गिरवी रख लो। क्या? अरे आने दे भंवर। जब लक्ष्मी खुद चलकर घर आए तो उसे भगाना नहीं चाहिए। बता, कितने रुपए चाहिए तुझे? जितने आप मेरे घर के दे सको उतने। आज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है, मुझे क्या, लेकिन याद रखना, अगर वक्त पर पैसे नहीं चुका पाई तो तेरे खेत की तरह घर पर भी कब्जा कर लूंगा। हाँ, मुझे मंजूर है साहूकार जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बस आप जल्दी से पैसे दे दो, कहीं देर ना हो जाए मुझे। सुमन साहूकार की सारी शर्तें सुने बिना ही पैसे लेकर यहाँ से चली जाती है। साहूकार बड़ा खुश हो गया उसे ऐसे तड़फते देखकर। फिर जब पुलिस स्टेशन पहुँचती है तो उसे अंदर घुसने ही नहीं देते, क्योंकि कैदियों को लेने कोर्ट की गाड़ी आ चुकी थी। तभी वो हवलदार उसके पास आता है। ला मुझे दे पैसे, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं कोशिश करके देखता हूँ, बात बनती है तो, नहीं तो ये पैसे भी भूल जाना। पैसे लेकर हवलदार अंदर जाता है, लेकिन बहुत वक्त निकल गया और कोई अंदर से बाहर नहीं आया। तो सुमन रोने लगी कि शायद उसने आने में देर कर दी। तभी अंदर से हवलदार और उसका पति आता है। ये रोना धोना घर जाके करना, जल्दी लेकर जा इसे यहाँ से। किसी ने इसे बाहर जाते हुए देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और हाँ, ये भी भूल जाना कि तुमने कभी हमें पैसे दिए भी थे, समझी? वरना तेरे पति के साथ साथ तेरे लड़के को भी अंदर डाल देंगे। अब सुमन गोपी को लेकर घर चली जाती है। तब सूरज अपने पिता को देखकर इन सब के बारे में पूछने लगता है। तो सुमन अपने बेटे को सारी कहानी बताती है। पर माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी ने कुछ किया ही नहीं, फिर भी इन्हें जेल में डाल दिया गया। हाँ बेटा, अब हम क्या करें? हम जैसे गरीबों पर सब अत्याचार करते हैं। तेरे पिता निर्दोष थे, फिर भी इन्हें जेल में डाल दिए। पिताजी, आप दुखी मत हो। इन सब के पीछे जो भी है, मैं उसका पता लगा कर रहूंगा। रहने दे बेटा, अब इन सब का क्या फायदा? अब ना तो खेत बचा और ना कोई इज्जत, और गांव वालों ने तो मुझे चोर मान ही लिया है। हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती हम लोग किसी और परेशानी में पड़े। अब छोड़ ये सब और ये सोच कि खेत का कर्ज तो हमसे चुकाया नहीं गया। मैंने घर पर और कर्ज ले लिया बेटा। लाला को कैसे चुकाएंगे? अगर समय पर नहीं दिया तो लाला हमें धक्के मारकर घर से निकाल फेंकेगा। माँ तू चिंता मत कर, पिताजी की तरह मैं भी शहर जाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। और पिताजी, मैं जब तक वहाँ असली चोर का पता नहीं लगा लेता तब तक वापस नहीं आऊंगा, और आपको पूरे गांव के सामने निर्दोष साबित करके रहूंगा। नहीं बेटा, शहर नहीं, वहाँ बुरे लोग बहुत हैं। किसी ने तुझे भी फंसाकर जेल में डलवा दिया तो मैं कैसे तुझे छुड़वाऊंगी? अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। माँ, अपने ऊपर से चोरी का धब्बा हटाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और फिर घर का कर्ज भी तो चुकाना है। आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन गोपी का बेटा चोर का पता लगाने और पैसे कमाने
गांव छोड़कर शहर निकल जाता है। लेकिन गोपी जब भी घर से बाहर निकलता है तब गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बहुत बुरा भला सुनाते हैं। लो भाई लो, आ गया गांव का चोर। अरे काय का चोर? इसने तो पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया। अब तो गांव का कोई भी आदमी शहर जाता है उसे चोर की नजरों से देखा जाता है। हाँ गजोधर, तू सही कह रहा है। ऐसे इंसान को तो चप्पलों की माला पहनाकर गांव का चक्कर लगवाना चाहिए। हाँ, ताकि गांव का दूसरा कोई और कभी ऐसा करने की सोच भी ना सके। हाँ, इन जैसों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। क्यों मुखिया जी? ये सब सुनकर गोपी यहाँ से चला जाता है। गांव वालों की बातों से गोपी इतना टूट चुका था कि अपने घर के बाहर बेहोश हो जाता है। तब सुमन जैसे तैसे करके अंदर ले जाती है और गांव के वैद्य जी को बुलाती है। देखो सुमन, गोपी को बहुत भारी सदमा लगा है। मुझे नहीं लगता अब ये कभी खटिया से उठ भी पाएगा। अब तुम बस इसकी सेवा करो, इसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इतना बोलकर वैद्य जी यहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त साहूकार गोपी के घर के पास से गुजर रहा था, जो वैद्य जी को घर से निकलते हुए देख लेता है। अरे वैद्य जी, आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, वो गोपी है ना, उसको किसी बात का बड़ा सदमा लगा है। बेचारे को इसी उम्र में खटिया ने पकड़ लिया। अरे रे, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। सब ऊपर वाले के हाथ में है। इतना बोलकर वेद जी यहाँ से चले जाते हैं और साहूकार गोपी के घर को देखते हुए बोलता है, ये सब मुझसे पंगा लेने का अंजाम है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो बस शुरुआत है। आगे देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। हे राम राम राम, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जिसकी हमें ये सजा मिल रही है। उधर सूरज को उसी सेठ की दुकान पर काम मिल जाता है और शहर में किसी को पता नहीं होता ये गोपी का बेटा है। अरे वाह सूरज, तूने तो कमाल कर दिया। तेरे आइडिया से हमने इस बार बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। इसमें मेरा क्या कमाल सेठ जी? ये सब तो मेरे माँ बाप का कमाल है, जो उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। वरना आज के जमाने में गांव वाले अपने बच्चों को स्कूल नहीं पैसे कमाने भेजते। पर भला हो तेरे माँ बाप का, जिनका बेटा मुझे मिला। शहर वाले नहीं जानते थे सूरज किसका बेटा है, लेकिन सूरज इस सेठ के पास जानबूझकर आया था ताकि थोड़े बहुत पैसों के साथ साथ उस सच्चाई का भी पता लगा सके। अब समय बीतता गया। सेठ धीरे धीरे सूरज के पैसे बढ़ाने लगा और उस पर अपने बेटे जैसा विश्वास करने लगा। और उधर गांव में साहूकार लोगों को भड़काने लगा। अरे मैं क्या कहता हूँ, इनको गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। गांव के बच्चों पर इनका गलत असर पड़ता है। हाँ साहूकार जी, आप सही कह रहे हैं। आज मेरा बेटा मुझे बोलता है मैं बड़ा होकर चोर बनूंगा। बस इतनी सी बात? अरे कल गिरधारी का बेटा घर छोड़कर चला गया, ये कहकर कि वो शहर चोरी करने जा रहा है। अगर पकड़ा भी गया तो गोपी की तरह मैं भी छूट जाऊंगा। अब बोलो गांव वालों, क्या इन्हें गांव में रखना चाहिए? नहीं साहूकार जी नहीं, निकाल दो उनको गांव के बाहर। हाँ तो मुखिया जी, कहो आपका क्या ख्याल है, निकाल दे उनको? आप जो कहेंगे वही करेंगे। अब इसमें मैं क्या कहूँ, जैसा गांव के लोग चाहते हैं वही होना चाहिए। हाँ निकाल दो मुखिया जी, निकाल दो। हाँ मुखिया जी, निकाल दो, निकाल दो। तुम लोग चाहते ही हो तो ठीक है, चलो गोपी के घर। हाँ चलो चलो। कपटी साहूकार मुखिया और गांव के लोगों को भड़काकर गोपी के घर पहुंच जाता है। गोपी और उसकी पत्नी को घर के बाहर निकालकर उनके घर का सारा सामान भी घर के बाहर फेंकवा देता है। गोपी खटिया पर लेटे रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, पर उसकी पत्नी मुखिया के आगे दया की भीख मांगने लगी। हमें छोड़ दीजिए मुखिया जी, हमें छोड़ दीजिए। मेरा पति कोई चोर नहीं है, इनको तो गलत इल्जाम में फंसाया गया था। झूठ! पुलिस ऐसे ही किसी को गलत इल्जाम में नहीं उठाती। तेरा पति तो चोर है ही, अब तू भी इसके साथ झूठ बोलने लगी है? निकल जाओ गांव के बाहर। नहीं साहूकार जी,
ऐसा मत कहिए, हम कहाँ जाएंगे? हमारी एक ही औलाद थी, वो भी शहर कमाने चला गया। कौन हमारा सहारा बनेगा? बख्श दीजिए हमें। अरे कम से कम मेरे पति की बीमारी पर तो तरस खाओ। झूठ, तेरा पति कोई बीमार नहीं है। ये सब तेरा और इसका नाटक है। रुक, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। तब साहूकार गोपी को जमीन पर गिरा देता है तो बीमार गोपी तड़पता रहा, लेकिन उससे उठा नहीं गया। तभी सूरज पुलिस वालों के साथ गांव पहुंच जाता है। माँ, मैं आ गया। माँ, मैं आ गया। मुझे माफ कर देना माँ, आने में लेट हो गया, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा माँ। देख, मेरे साथ पुलिस भी आई है। सूरज, पुलिस साथ लाने से तू क्या समझता है? तू बच जाएगा। आज नहीं तो कल तुम लोगों को गांव के बाहर निकाल ही देंगे। साहूकार, तेरे से तो बाद में बात करूंगा, पहले आप बोलिए मुखिया जी। मेरे पिता ने चोरी की है तो हमें गांव से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन साहूकार का क्या मतलब? साहूकार हो या मैं, नियम सबके लिए एक ही है। ऐसा करने वाले के लिए गांव में कोई जगह नहीं है। तो फिर पूछो साहूकार से, मेरे पिता को चोरी के झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया? क्या मतलब है तेरा? तेरे बाप को मैंने फंसाया? अरे बाप तो चोर था ही, अब माँ के साथ साथ तू भी झूठ बोलने लगा। वाह रे वाह। है तेरे पास कोई सबूत? आया बड़ा झूठे इल्जाम वाला। साहूकार, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन कच्ची गोलियां मैंने भी नहीं खेली। सेठ जी, आ जाओ आगे। तभी पुलिस वालों के पीछे से सेठ और उसके वो दोनों नौकर निकलकर बाहर आते हैं। तब जग्गू को देखकर साहूकार का होश उड़ जाता है। क्यों साहूकार, निकल गई सारी हेकड़ी? बता जग्गू, बता मुखिया को, मेरा बाप चोर है या नहीं? हाँ मुखिया जी, चोरी गोपी ने नहीं, मैंने और घासी ने की थी। इसे भी नहीं पता। साहूकार ने मुझे चोरी करने के अलग से पैसे दिए थे, सारा इल्जाम गोपी पर डालने के लिए। इसके बाद मुखिया और गांव वालों ने साहूकार को आज के बाद गांव में कदम रखने से मना कर दिया। उसके बाद पुलिस दोनों चोर और उनके मास्टरमाइंड साहूकार को पकड़कर ले जाती है। गांव के जिन लोगों ने लाला से कर्ज लिया, उनका कर्ज आज से माफ हुआ और लाला की जमीन गांव की सार्वजनिक जमीन मानी जाएगी और साहूकार ने जिसकी भी जमीन हड़पी है वो उनको वापस दी जाएगी।